200 से ज़्यादा बच्चों का रेस्क्यू किया, जिनमें से एक लड़की तो पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गई थी। एक बच्चा ऐसा था जिसका ना कोई आइडेंटिटी था, फोटो था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उनका रेस्क्यू किया और बच्ची के लिए आपने राजस्थान तक अपनी फोर्स पहुंचाई। We have come from police as a force to police as a service। ये एक सर्विस है और हम जनता की सेवा करें, ठीक है, कोई उन पर एहसान नहीं करेंगे। ओडिशा में एक घटना घटती है जहां एक रेलवे स्टेशन पर एक पुलिसकर्मी ने एक स्टूडेंट्स की पिटाई लगा दी। भुवनेश्वर से चौकी के सामने से चोर डिवाइडर उड़ा ले गए। वो बिल्कुल गलत है, इसके लिए सर, जो कानून आम पब्लिक पर, आम जनता पर लागू होता है, क्या वो पुलिस वालों पर भी लागू होता है? अधिकतर ऐसा देखने को नहीं मिला। हमने जहाँ से किया अपनी जो हमारी बात हुई थी, सारी नेगेटिव चीजें पहले हमने ली। किसी भी अपराधी या किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का सामूहिक रूप से जुलूस निकालना पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन पुलिस प्रशासन निरंतर जुलूस निकाल रहा है। हम लोगों के द्वारा कोई जुलूस नहीं निकाले जाते हैं। नमस्कार विदिशा। कानून और व्यवस्था केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये समाज का एक आईना होती है। आज हमारे साथ पुलिस डायरी जनता की अदालत पॉडकास्ट सीरीज में ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिनके कंधों पर विदिशा जिले की सुरक्षा का भार है। आज हम स्वागत करते हैं विदिशा पुलिस अधीक्षक श्री रोहित कासवानी जी का। सर, आज हम कागजी कार्रवाई पर बात न करते हुए आज हम उन सुर्खियों पर बात करेंगे जो आम जनता के मन में डर और सवाल दोनों पैदा करती हैं। सर, जो आपकी जो यात्रा रही है श्री रोहित कासवानी से एसपी रोहित कासवानी बनने की, तो ये यात्रा कैसी रही है और इसमें क्या क्या पड़ाव आए, तो इसको हम थोड़ा जानना चाहेंगे। यात्रा में कहूँगा शुरू हुई कॉलेज टाइम पे। जैसे कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, एक छोटा सा गिट्टू थे झालावाड़ में, तो तब तक तो हमें ये भी पता नहीं था कॉलेज में कि अगर पुलिस में आते कैसे हैं और एसपी कौन होता है, क्या होता है, ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं था उस टाइम में। अभी जैसा कि आप सोशल मीडिया पे आपको सारी वैसा कुछ। फिर जब कॉलेज में इंजीनियरिंग में काम किया तो उसके साथ जुड़े, तो धीरे धीरे वहाँ के जो उत्तराखंड में मैं रोडकी से मैंने इंजीनियरिंग की, वहाँ पे जो एसपी थे हरिद्वार के, उनके संपर्क में उनसे बातचीत हुई। कुछ ऐसे अच्छे मेंटर्स मिले, तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया पुलिस के बारे में कि क्या क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या जो सीनियर लेवल पोस्ट होती है क्या होती है, कैसे आप करते हैं, क्या आपकी ड्यूटीज रहती है, तो और बाकी सर्विसेज क्या होती है, सारी जो भी होती है, यूपीएससी क्या होता है, तब पहली बार पता चला। धीरे धीरे फिर इंजीनियरिंग को भी पहले एक्सप्लोर किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि इसकी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, एक ऐसी जॉब लें जिसमें फील्ड प्लस ऑफिस का एक मिक्स हो, तो जहां आप जॉब कर रहे हैं आप डायरेक्ट लोगों की लाइफ को बेटर कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सके, किसी ना किसी का अच्छा कर सकते। तो उसके बाद फिर तैयारी शुरू की और फिर सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पुलिस में आए। 2017 बैच हमको मिला और मध्य प्रदेश का ऑर्डर मिला। फिर मध्य प्रदेश में पहली जो पोस्टिंग थी ट्रेनिंग के दौरान वो थी उज्जैन में, महाकाल की नगरी में। उसके बाद मैं सीएसपी एसडीओपी पोस्टिंग मेरी रही जबलपुर में, वहीं पर ही मैं एडिशनल एसपी रहा। फिर धार में मैं कमांडेंट रहा मध्य प्रदेश की जो बटालियन है वहां का। तो इसी दौरान खरगोन दंगे हुए थे 2022 में, दंगों के दौरान 1 महीने में चार्ज में रहा वहां खरगोन के एसपी चार्ज में। उसके बाद फिर मैं 1.5 साल लगभग टीकमगढ़ रहा और लास्ट ईयर 2024 में अक्टूबर में यहाँ किया और लगभग 1 साल 5 महीने से यहाँ करते हो। सर, शहर में आपके सॉफ्ट नेचर को लेकर आप काफी चर्चित रहते हैं। विदिशा के लोगों का कहना है कि उन्हें पहली बार कोई ऐसे एसपी मिले हैं कि जिनका बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नेचर है, काबिले तारीफ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो लोगों के इंटरप्रिटेशन है, इस पे लोगों को ये अच्छा लगता है। लोगों का कहना है कि विदिशा में पहले कोई एसपी है जो इतना सॉफ्ट नेचर है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है ये लोगों पे ही हम छोड़ते हैं। बाकी देखिए क्या है कि जो मेरा मानना है, आज की तारीख में हम वो कॉलोनियल टाइप की पुलिसिंग नहीं कर सकते, ठीक है। वी हैव कम फ्रॉम पुलिस एज ए फोर्स टू पुलिस एज ए सर्विस। ये एक सर्विस है और हम जनता की सेवा करें, ठीक है, कोई उन पर एहसान नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमको ये देखना चाहिए कि हर नागरिक जो हमारे देश का है या हमारे जिले का है, उसके टैक्स जो जा रहा है उसी से ही हमें सैलरी मिल रही है, सब कुछ है, ठीक है। तो हम उसके प्रति अकाउंटेबल हैं
लायबल हैं और हमें उसका भी जो रेस्पेक्ट है वो पूरा करना चाहिए, उसको भी एक प्रॉपर रेस्पेक्ट देना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है और उसी के लिए हम तनख्वाह पा रहे हैं जो है उसको सर्विस देना बेसिकली जो है। तो वो काम मैं सोचता हूँ और उसमें ये सोचता हूँ कि इसमें कैसे भी जो है रोज कम से कम अधिक से अधिक एक व्यक्ति का भी अगर भला हो जाए हमारे कार्य से तो मुझे लगता है कि नौकरी सफल है। सर, जिस प्रकार सर्विस की बात करें तो अभी विदिशा में एक घटना घटती है जहां एक रेलवे स्टेशन पर एक पुलिसकर्मी ने एक स्टूडेंट्स की पिटाई लगा दी, वो भी सर सामूहिक रूप से उसकी पिटाई कर दी है। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? इसमें देखिए ये जो घटना है उसका जो रेलवे की पुलिस है वो उसकी पूरी जांच कर रही है और जो पुलिसकर्मी ने किया वो बिल्कुल गलत था, इसके लिए उनको हटाया भी गया है, लाइन से कार्य किया गया था और अपराध पंजीबद्ध होकर संबंधित जो रेलवे पुलिस का थाना है वहां पर कार्रवाई जाए। सर, जो कानून आम पब्लिक पर, आम जनता पर लागू होता है, क्या वो पुलिस वालों पर भी लागू होता है? अधिकतर ऐसा देखने को नहीं मिला है। वो पुलिस पर है इसीलिए ही उस पर कार्रवाई की गई और अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है। और सर एक चीज और है, अपराधियों का जुलूस निकाला जाता है। मैं अपराधियों का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन सन 2020 में हाई कोर्ट ने एमपी पुलिस हेडक्वार्टर को एक आदेश देता है, जिस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी अपराधी या किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का सामूहिक रूप से जुलूस निकालना पूर्णतः प्रतिबंधित है। लेकिन पुलिस प्रशासन निरंतर जुलूस निकाल रहा है। तो सर इसको हम क्या समझें कि पुलिस प्रशासन मानव अधिकार एवं अपने ही विभाग और हाईकोर्ट के नियमों का उल्लंघन कर रहा है? देखिए, हम लोगों के द्वारा कोई जुलूस नहीं निकाले जाते हैं और बिल्कुल हम कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अगर ऐसे ही सर नियम लागू होते तो कई जगह हमें देखने को मिला है कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति के घर पर शराब के नशे में रात में पहुंच गया है। अभी वर्तमान की घटना है कि एक लड़के से पुलिस वालों ने रिश्वत मांगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस लड़के ने आरोप लगाया है कि उससे पुलिस वालों ने रिश्वत मांगी, तो उसने पुलिस वालों के फोटो अपनी गाड़ी पर लगाकर नीमताल चौराहे पर वो धरने पर बैठ गया। कहाँ तक घटना? सर विदिशा का है, अहिरवार कास्ट का कोई लड़का था। वो गाड़ी में फोटो लगा के पुलिस वालों का विरोध कर रहा था कि उससे रिश्वत मांगी गई। मैं एक बात कहना चाहूंगा क्लियरली कि हमारे साथ क्या है कि जो आज की तारीख में जो भी नेगेटिव दिखता है वो बहुत आसानी से वो परस्यू हो जाता है, मीडिया उसको उठा देती है और बहुत आसानी से ये जो है जो भी मतलब अटेंशन में अगर लोगों का कैच करने के लिए जो इस तरह की गतिविधियां करते हैं तो लोग अटेंशन भी लेते हैं और उसको सही मानने लगते। क्या आपने उसके पीछे ये पता किया कि उक्त व्यक्ति के कितने आपराधिक रिकॉर्ड थे, क्या घटना थी, क्या आपने पता किया? सर उसके आपराधिक रिकॉर्ड भी बताए गए थे। नहीं, उसके और कई जगह पर कई पुलिस कर्मियों को भी लाइन अटैच किया गया सर इस मामले को लेकर। देहात के कुछ पुलिस ऑफिसर, देहात के कुछ पुलिस कर्मी थे, उन्हें लाइन अटैच भी किया गया इस मामले में। जो है कहीं पहली चीज ये कोई रिश्वत वाली बात नहीं है प्रकरण में। जो बात थी, जिसका जितना लैप्स था, जो चीज थी उसमें वो उचित कार्रवाई की गई थी, परंतु आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उक्त व्यक्ति जो जिस चीज की मांग कर रहा है क्या वो सही है। हाँ, पहली चीज आप ये पता करें और दूसरी चीज की जो मांग कर रहा है वो कौन है, क्या है, और जो मांग कर रहा है क्या ये पुलिसकर्मी कोई इंसान नहीं है कि आप उसका सरेआम चौराहे पे फोटो ऐसे लगा के कर रहे हैं, क्या उस तरह का प्रदर्शन कितना जायज, क्या मांग है, अगर वो मांग अवैध है या अवैधानिक है, सही नहीं है, तो उसका पूरा करना कोई जायज बात नहीं। ठीक है जी। और आप आपराधिक रिकॉर्ड भी उक्त व्यक्ति का पता करें। हमसे उस टाइम मीडिया में बाइट ली थी, प्रॉपर हमने दिया, तो जो लीगल कार्रवाई हम करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद भी यदि कोई ये कहे कि हर चीज में कि ये पुलिसकर्मी जो है ये रिश्वत ले रहा है, अगर आपके पास साक्ष्य है आप प्रॉपर दें, बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। और सर एक चीज और देखने और जो आप कह रहे हैं एक और की शराब के नशे में आए थे, उसकी भी जांच करे, कोई ऐसा नहीं। अभी एक स्वामी विवेकानंद चौराहे पे वीडियो वायरल हुआ था। हाँ। उसमें एक पुलिसकर्मी शराब के नशे में पाया गया था। वो रायसेन जिले का था और उस पर कार्रवाई भी की गई संबंधित जिले में। और एक चीज और देखने को मिलती है, विदिशा के लोगों को गर्व की महसूस होता है। जैसे कि कोई एक मिनट में आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, एक चीज में और आपको बताना चाहूंगा। जी। पुलिस जो है वो हमारे समाज का मित्र है। ठीक है, जैसा हमारा समाज है
वैसे ही हमारी पुलिसिंग हमें मिलेगी। ठीक है, पुलिसकर्मी भी समाज से ही आए हैं। जो आपने घटनाएं कोर्ट की या जो भी नेगेटिविटी कोर्ट की, वो भी आपके समाज का हिस्सा है। आप वो एक वीडियो पुलिसकर्मी पे आप बता रहे हैं, मैं आपको 1000 वीडियो आपके जिले की मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपके समाज का हिस्सा है। और ये चीज केवल यहीं की ही नहीं है, ये आपके अन्य जिलों की भी मैं दिखा सकता हूँ। तो उसमें हर चीज के लिए पुलिसकर्मी को ये देना, अगर वो गलत है तो ठीक है, पर इसके लिए सबको बदनाम करना वो बिल्कुल जायज नहीं, ठीक है। और हर किसी की प्राइवेसी भी होती है, हर चीज को आप वायरल कर दें वो कतई जायज नहीं है, उस पर भी कोर्ट की गाइडलाइंस है। तो मेरा अनुरोध है ये कि जो भी ये देख रहे हैं शो, उसका भी ध्यान रखें, सारी गाइडलाइन। बिल्कुल सर, यही होता है कि एक व्यक्ति के कारण पूरे डिपार्टमेंट पर आरोप लगने प्रारंभ हो जाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को गलत समझने लगते हैं लोग। क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी व्यक्ति किसी के ऊपर कोई भी नियम एनफोर्स करेगा ना, चाहे वो आप हमारा देश ले लें, दूसरा देश ले लें, कोई भी जो एनफोर्समेंट एजेंसी जो रहेगी ना, उसके प्रति हमेशा नेगेटिविटी रहेगी, ठीक है। क्योंकि बाय नेचर इंसान चाहता है फ्रीडम, पर इंसान अपने दायित्व भूल जाता है, नियम कानून भूल जाता है। हर व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए, ठीक है। कई बार जैसे सड़कों पे लोग निकलते हैं, पुलिसकर्मी लाइसेंस चालानी कार्रवाई जब करने के लिए आते हैं तो लोग विवाद करते हैं, तो क्यों? वो तो नियमों का पालन करा रहा है ना। तो ये चीज जो है वो अन्य जगह भी है। और जब पुलिसकर्मी के साथ इसलिए कभी भी ऐसी कोई घटना होती है या पुलिसकर्मी कई बार नेगेटिव उसमें पोर्ट्रे होता है, तो उसको इसलिए हाईलाइट किया ज्यादा वो होती है चीज। बाकी मेरा ये कहना है कि वो भी एक इंसान है, जो नियम बाकी के लिए हैं उसके लिए भी हैं, तो उसके जो भी गलत है उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई हो। हाँ, ये जो विदिशा को गर्व महसूस कराती है, विदिशा के लोगों से भी जो हमने सलाह ली है, जो बात की है कि पहली बार कोई पुलिस अधीक्षक होंगे जो रात में 1 बजे पेट्रोलिंग पे निकले हो। देखिए ये तो जो है हम रैंडमली करते रहते हैं हमारे, और बाकी इससे क्या है कि कई इंटेलिजेंस भी मिलती है और ये पता चलता है कि रात में क्या गतिविधियां हो रही है, क्या है। और मेरा ये मानना है कि पुलिसिंग जो है जितनी दोपहर के टाइम की है महत्वपूर्ण, उतनी ही रात्रि के टाइम की। यदि आपकी रात्रि में कोई घटना नहीं हुई, रात्रि में ठीक रहा सब, तो आपकी दोपहर बिल्कुल ठीक रहेगी। और अधिकतर जो गंभीर घटना है वो रात्रि में होती है, ठीक है। तो इसीलिए रात्रि में जगना आपके दोपहर में अमन चैन के लिए बहुत आवश्यक है। और जब आपका शहर पूरा जब सोया हुआ है तो उनकी सुरक्षा की आपकी जिम्मेदारी है, आपका जिला सोया हुआ है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो रात में, तो वो आपको जगने से ही वो चीज पूरी। और सर एक चीज और देखने को मिलती है कि अभी पुलिस प्रशासन कहता है कि हमने अधिकतर अपराधों पर लगाम लगा ली है या हम लगाम लगाने के करीब हैं, लेकिन एक अखबार की एक हालिया रिपोर्ट ये कहती है कि जनवरी से अक्टूबर तक के महीने में 700 से ज्यादा अपराधों की शहर में बढ़ोतरी हुई है। 700 से ज्यादा अधिक अपराध बढ़े हैं, और जिनमें सर कुछ अपराध ऐसे भी हैं जो समाज को शर्मसार करने वाले हैं, जिनमें 200 से ज्यादा अपहरण के केस हैं, 100 से ज्यादा बलात्कार के केस हैं, 29 से ज्यादा हत्याएं हैं, सादा चोरियां हैं, बड़ी चोरियां हैं, कई अपराध हैं। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कि शायद आप एक तो डेटा जो है आपके पास पूरा सही नहीं है। मैं अखबार की क्या अखबार ये गारंटी से सोर्स लिख के दे रहा है कि क्या ये सही है? लेकिन सर आम आदमी तो अखबार को ही सच मानता है, क्योंकि सुबह उठते से आम व्यक्ति जो होता है वो अखबार को पढ़ता है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी सोसाइटी है, कभी भी हमने ये क्लेम नहीं किया हमने पूरे जिले में कि जो है कि हमने अपराध पर बिल्कुल लगाम कर दी है, या हमारे यहाँ कोई अपराध नहीं होता है, ये बिल्कुल बेसलेस से कभी भी हमने क्लेम नहीं किया है, ठीक है। आप देश का कोई भी कोना उठा के देख लीजिए, विश्व का कोई भी उठा के देख लीजिए, अपराध जो है हर जगह होता है, ठीक है। कोई जो हमारी डेवलप्ड सोसाइटीज है, वो संपन्न सोसाइटीज है, वहां कम होता होगा रिलेटिवली, बाकी अपराध होता है, बहुत जगह होता है। जब आपकी जनसंख्या बढ़ रही है तो अपराध आपका बढ़ेगा, ठीक है। आपकी जो है अर्बनाइजेशन की तरफ शहर जा रहा है, शहर और फैल रहा है, वहां भी अपराध बढ़ेगा।
आपकी सोसाइटी में जो अलग अलग रिफ्ट है, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से अपराध बढ़ेगा, साइबर अपराध जैसे नया ट्रेंड है। ठीक है, आपकी रोड्स वगैरह की कंडीशंस वो कैसी है, जो लोग कितना नियम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बेसिक उसकी वजह से भी अपराध बढ़ेगा। ठीक है, आपकी सोसाइटी में इक्विटी कितनी है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, बहुत ज्यादा है या कम है, उसकी वजह से अपराध बढ़ेगा। कई अपराध नशे की वजह से भी होता है। तो यदि आपकी सारी चीजें जब बढ़ रही हैं, तो अगर हम ये कहें कि अपराध बिल्कुल खत्म हो गया है, तो वो ना गलत है। ठीक है, जरूरी ये है कि अपराध हो रहा है, अपराध को ट्रेस करना, जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाना। और दूसरी बात है, अपराध को कम करने के लिए जो रात्रि में हम गश्त लगाते हैं या प्रिवेंट करना अपराध को, वो जरूरी है। और तीसरा बिंदु ये है कि अपराध जब तक नहीं होता है तब तक तो किसी को पता ही नहीं चलता है। मान लीजिए आपने अभी ये इंसिडेंट बताया आपने, जैसे कि चोरियां बढ़ी हैं, जो आपने कहा कि कुछ डेटा आपने बताया। ठीक है, अब इस डेटा में कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी पुलिस ने रात को तत्परता से पकड़ी। ठीक है, चोर भाग गए, अब वो घटना तो कहीं काउंट ही नहीं हुई, नहीं हुई ना, तो फिर नहीं हुई। मैं और बताऊं, ये प्रिवेंशन है। तो जब तक प्रिवेंशन जो है, जब तक अपराध होता नहीं है, तब तक वो प्रयास किसी के दिखते नहीं है। इसकी सीधी सी संज्ञा में आपको फुटबॉल के गेम में या हॉकी के गेम में गोलकीपर कहूंगा। गोलकीपर का एफर्ट जो है तब तक अच्छा माना जाता है जब तक कोई गोल नहीं। ठीक, बस गोलकीपर ठीक है, जैसे ही गोल होता है गोलकीपर खराब हो जाता है, यही बोला जाता है। ठीक है, तो गोलकीपर को हमेशा क्रेडिट किसको मिलता है? स्ट्राइकर को। गोलकीपर को कहाँ क्रेडिट मिलता है? ये तो रही है अखबार की एथिक्स, क्योंकि सर अखबार छाप रहा है, अगर पुलिस इस चीज को नहीं बताती है तो जनता तो अखबार पढ़ रही है। नहीं, जहां हमको रखना है, जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हम रखते भी हैं। ठीक है, पर मैं ये कहूंगा कि केवल हम दिन रात अखबार पे ही लगे रहें या कि उस पर लगे रहें तो अपना काम कब कर पाए। ठीक है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड एनर्जी है, हमें उसमें भी तो काम करना है। हम केवल यही चीज देखते रहें कि कौन सा अखबार क्या लिख रहा है। ठीक है, जो लिख रहा है अगर कोई गलत है उसका खंडन भी हम बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल बात करते हैं, पर इसके पीछे हम जो सोसाइटी की जो रियलिटीज है उसको छुपा दे तो वो बिल्कुल गलत है। और ये है कि अपराध, मान लीजिए अगर आज से कई साल पहले कॉलोनियल रूल में अपराध रजिस्टर ही नहीं होते थे, तो आपको 9 अपराध दिखेगा, 0 अपराध भी दिख जाएगा आपको। तो वो कहां तक आपके आवेदन के साथ न्याय होगा? अपराध हुआ है, एक्सेप्ट करना, उसको रजिस्टर करना, उसको ट्रेस करना, ये जरूरी है। और अपराध जो है उसके प्रिवेंशन जरूरी है, उसके लिए प्रयास करना वो जरूरी है। पर ये कि केवल अपराध के आंकड़ों पे जाके हम अपनी सोसाइटीज की सारी रियलिटी भुला दें और हम ये केवल आंकड़ेबाजी में ही चले जाएं, उसके लिए हम करने का प्रयास करें, तो वो पुलिसिंग जनता के साथ वो जस्टिफाइड नहीं होगी। ठीक है, उससे किसी को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय व्यक्ति को जब मिलता है जब उसके साथ चोरी होती है तो उसका सामान रिकवर हो जाता है, कोई मर्डर होता है तो उसका आरोपी पकड़ा जाता है, उसकी भावनाएं अगर आहत हुई है, कोई धार्मिक भावनाएं, सामाजिक भावनाएं, उसका कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो वो होता है। और ये घटना ऐसा नहीं है कि नहीं है, पहले भी हुई है। जरूरी है अगर कोई घटना हुई है उसको ट्रेस करना, और कोशिश हम ये करते हैं कि अपराध प्रिवेंट भी हो। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, आप दशहरे पे पिछले साल 2-3 चाकूबाजी हुई थी, इस बार एक भी चाकूबाजी नहीं। तो हमारा ये कोशिश थी हमारी कि उस चीज को हम देखें, जो प्रोमिनेंट अपराध के पैटर्न है उसमें सुधार कैसे ला सके, ये जरूरी है। ठीक है, जो हमारे जिले के लिए जो हमें देखना चाहिए जो अपराध के पैटर्न क्या है। ठीक है, फिर पिछले उसमें 265 लोगों ने एक्सीडेंट में हमारे यहाँ अपनी जान गंवाई। इस साल उस आंकड़े को हम 16.5% कम लेके आए हैं। मध्य प्रदेश में केवल 219 लोगों की मृत्यु हुई है एक्सीडेंट में। उसका भी मुझे दुख है, वो बड़ी संख्या है कि तो हम कम करके लेके आए हैं, तो उसके लिए हमने प्रयास किया। अब हम उन्हीं आंकड़ों में ही लग जाए, अब हमारा प्रयास ये रहता है कि उसको कम किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए पॉजिटिव हम क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है। और तो चोरियों की जैसे बात करें
स्वामी विवेकानंद चौराहा है, वहाँ ट्रैफिक पुलिस की चौकी भी है और वहां से चौकी के सामने से चोर डिवाइडर उड़ा ले गए। क्या पहली चीज आपको ये क्लियर कर दूं मैं कि वो पुलिस सहायता केंद्र है और वो यातायात का सहायता केंद्र है। दोपहर में यातायात के लिए होता है, रात्रि में जो रहा और उस पर हमने रहती है। हाँ, और जो उचित वैधानिक कार्रवाई है वो हमने की है। और सर एक और बड़ी सफलता विदिशा को मिली, पुलिस प्रशासन को मिली। आपने कई बच्चों का 200 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू किया, जिनमें से एक लड़की तो पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गई थी। एक बच्चा ऐसा था जिसका ना कोई आइडेंटिटी था, फोटो था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उनका रेस्क्यू किया और बच्ची के लिए आपने राजस्थान तक अपनी फोर्स पहुंचाई। ये एक बहुत बड़ी सफलता रही पुलिस प्रशासन को। देखिए, मैं यही जैसे आपने शुरू किया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत आपने कहाँ से की अपनी, जो हमारी बात हुई थी, सारी नेगेटिव चीजें पहले आपने ली। तो यही पुलिस के एनफोर्समेंट, कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी होती है तो उसके प्रति यही होती है नेगेटिविटी, कि पहले ये चीज देखी जाती है कि ये हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन जो आप बोलते हैं वो एक जनरल होता है और वो हर जगह होता है, ठीक है। फिर चलिए अब बच्चों वाली बात आई, तो बच्चों वाला ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जो है हमने बहुत प्रयास किए और इसमें काफी हमारी टीम ने अच्छा भी काम किया। पाकिस्तान बॉर्डर के पास से भी 2-3 बच्चों को लेके आए, फिर कुछ बच्चों को पंजाब में भी लेके आए, पंजाब से भी लेके आए हैं, इवन आंध्र तेलंगाना से भी लेके आए, कर्नाटका से भी टीमें गई हैं और बंगाल से भी गई हैं। तो देश के लगभग हर साइड, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब जगह से हमने बच्चों को रिकॉर्ड किया है। कुछ हमने गैंग भी पकड़े हैं, कुछ बच्चे ऐसे थे जो 15 साल, एक जो मैंने देखा 2007 में एक बच्ची गई थी, उसको हमने रिकवर किया। 2010 में एक बच्चा गया था, उसको किया। 2012-13 के 3-4 बच्चे थे, उनको हमने रिकवर किया। तो ये वो बच्चे थे छोटे छोटे जो अपने परिजनों से बिछड़ गए और उसमें उनके परिजन अभी तक दुखी थे, नहीं मिले। तो जो एक पेरेंट के लिए जब उसका बच्चा मिल जाता है वापस, या वो जो खुशी होती है, तो उस खुशी को कोई बयान नहीं कर सकता। तो अब ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ता है ट्रेड ऑफ कि किस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। आप मेरी जगह होते तो आपके डिवाइडर को पहले चोरी करने से रोकते हैं, पहले बच्चे को बचाते हैं। आप क्या करते हैं? बच्चे को बचाते हैं। हम उस पर भी काम करते हैं, नो डाउट। चोरियों पे भी हमने बहुत काम किया, ठीक है। अब एक ही आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं। एक 3 साल की बच्ची थी, रेलवे स्टेशन से कोई उसको उठा के ले गया, ठीक है। लगभग 2 महीने पहले की बात है, ठीक है। वो इतनी गरीब थी, उसके दादा दादी के साथ रहती थी। दादा दादी रेलवे स्टेशन पे जो मांग कर गुजारा करते थे, ठीक है। उनके पास ना उनका फोटो, बच्ची का फोटो था, कुछ भी नहीं था। कहीं कोई बच्ची का हमको कुछ नहीं पता, ना किसी कैमरे में बच्ची आ रही थी। बट अंदाजे से उसके कपड़ों का अंदाजा लेके हम लोगों ने पूरा ट्रेस किया। रातों रात हमारी सारी टीमें लगी, वो बच्ची को 48 घंटे के अंदर बरामद किया। तो वो बच्ची ऐसी थी कि जिसका ना माता पिता साथ थे ना कुछ। और कई बार ऐसा होता, आज से अगर कई साल पहले हम देखते तो उसकी कई हो सकता था कि रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती, बिल्कुल, ठीक है। रिपोर्ट भी नहीं, हमने खुद उसकी रिपोर्ट लिखी और शायद यदि हम नहीं लिखते तो उसके दादा दादी इतने सीधे थे कि वो शायद दोबारा आते भी नहीं था। ऐसा भी है, इतने लोग भी हैं हमारे यहाँ, तो उनको अगर कोई डांट डपट करके भगा देता। तो वो हमारी पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई, खुद बच्ची को ढूंढा, उसके दादा दादी को वो बच्ची हमने सुपुर्द की और उसके पीछे जो गैंग था बच्चियों का, जो ऐसे बच्चों को अपहरण करता था, वो हमने पकड़ा। तो इसमें जो उनके चेहरे पर जो खुशी थी उसके बाद, वो आप किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको शायद कोई कितना पैसा दे दे, पर वो खुशी या वो संतुष्टि आप नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे केस ये एक ही नहीं है, पिछले पूरे साल में 5-7 ऐसे केस हुए छोटे छोटे बच्चों के जो हमने बरामद किए हैं। तो जो आरोपी भी पकड़े उनको सजा दी जाए। और सर युवाओं में अभी देखने को मिल रहा है कि विदिशा में नशे बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और प्रशासन ने भी कई अभियान चलाए, नशा मुक्ति अभियान चलाया, मैराथन दौड़ निकाली और कई
और काफी पैसे खर्च करके बड़े बड़े आयोजन किए, लेकिन नशा अभी भी बेलगाम है। नशे पर लगाम नहीं लग पाई है। इसमें मैं कहना चाहूंगा पहली चीज की नशे पर कार्रवाइयां भी की गई है। कल ही एक जगह एक मेडिकल स्टोर पर बड़ी कार्रवाई की गई, ठीक है। उससे पूर्व में अभी 2-3 दिन पहले की गांजे के विरुद्ध की कार्रवाई की गई। अभी जो नेटवर्क हैं जो जहां से आता है पाउडर वगैरह उनके विरुद्ध भी पिछले कुछ समय में कार्रवाई की गई है। तो नियमित रूप से जहां जहां से सूचना आती है वहां कार्रवाई की जाती है। यहाँ का एक एरिया बताया जाता था कि वहां पर हमेशा से ही वहां पर नशे का कारोबार कई सालों से चल रहा था। वहां हमने एक बड़ी रेड की जो शायद पहले नहीं हुई, काफी पहले हो जानी थी, वो हमने की और उसमें संलिप्त लोगों को पकड़ा। अभी जो नशे के व्यापार में जो लोग संलिप्त हैं उनकी हम प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी हम फ्रीज कराने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ में जो ऐसे लोग हैं यदि वो किसी सरकारी स्कीम का लाभ लेते हैं तो हम वो स्कीम का लाभ भी उनका के लिए भी पत्र लिखेंगे कि उनको किसी स्कीम का लाभ ना मिले जो इस तरह का नशा के पदार्थ बेचते हैं। तो एनफोर्समेंट वाला काम हम बिल्कुल कर रहे हैं। इसके साथ ही एक जो है कि हमारी सोसाइटी है जो में नशा जो है ये केवल एक सिंपल क्राइम नहीं है, ये एक सामाजिक बीमारी है और इसमें समाज को सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले शुरुआत होती है परिवार से, ठीक है। परिवार में आज से अगर मैं कहूं कि 15-20 साल पहले जब हम लोग स्कूल में थे तो हमारी ज्वाइंट फैमिली होती थी, ठीक है। वहां पर बच्चे उनके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा, बड़े पापा घर में और कजिन वगैरह कई मेंबर थे। तो बच्चा जो भी करता था, कहाँ जाता है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं खबर रहती थी और निगरानी रहती थी। आज क्या हुआ है कि माता पिता जो हैं वो पिताजी अलग जॉब करते हैं, माताजी अलग जॉब करती हैं, अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। शायद ही हम एक टाइम का खाना भी साथ में खा पाते हैं पेरेंट्स और बच्चे, कई घरों में तो वो भी नहीं होते हैं। पर जैसे ही हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आए हैं तो बच्चों पर वो निगरानी कम हो गई है। सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है काफी। सोशल मीडिया में भी जो ये नशे की प्रवृत्ति को एक पॉजिटिव उसमें पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो गलत है उस पर हम कार्रवाई भी करते हैं। फिर तीसरी चीज ये आती है कि बच्चों पर प्रेशर भी बहुत बढ़ा है। जब पहले स्कूलिंग के टाइम इतना प्रेशर नहीं होता था, आजकल नंबर्स लाने का और बेहतर परफॉर्मेंस का इतना प्रेशर हो गया है तो कई बार प्रेशर के कारण भी बच्चे इसकी तरफ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। तो इसमें हमारी एक ड्यूटी सबसे पहले तो पेरेंट्स की बनती है कि वो अपने बच्चों से नियमित रूप से संवाद करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनकी कंपनी कैसी है, उनका बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो क्या स्कूल में टीचरों से नियमित संवाद करते हैं, वहां बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है वो देखें, कहीं कोई उनका साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जहां पे वो यदि ट्यूशन जा रहे हैं, कहीं कोचिंग जा रहे हैं तो वहां किससे मिल रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। टीचर्स की भी ये ड्यूटी है कि यदि कोई नेगेटिविटी ऐसी पाते हैं तो वो जरूर बताएं, वो भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। स्कूल्स की भी ये ड्यूटी है कि यदि कोई बच्चा किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो उसके पेरेंट्स को बुला के समझाएं, उस बच्चे की काउंसलिंग करें। कई बार ये होता है कि हम बच्चे को जो भी बच्चा अगर इस चीज में फंसता है तो उसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे देते हैं, उसके प्रति प्रेजुडिस बन जाता है कि ये तो बदमाश है, ये तो बेकार है। मेरा ये कहना है कि वो एक विक्टिम है, हमें उसको बच्चे को उस चीज से बाहर निकालना है। कई बार हम समाज के प्रेशर में ये चीजें छुपा देते हैं, नहीं बताते हैं और इस वजह से कई बार बच्चे की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है, वो नेगेटिव चीजों की तरफ और आकर्षित हो जाता है, भविष्य में वो बड़ी चीज बन जाती है। तो यदि कोई परेशान है इससे तो उसको यदि कोई इसके में फंस गया है नशे के सेवन में तो हमारे आवश्यकता है काउंसलिंग करके उसका ट्रीटमेंट करके उसको बाहर निकालने की, न कि उसको बदनाम करने की, उसकी वीडियो चलाने की और उसके फोटो बदनाम से चलाने की, न कि उसकी तरफ इशारे करने की गलत तरीके से। तो ये सब चीजों से उसका भविष्य नहीं सुधरेगा। हमें ये देखना है कि
हम कैसे जो है बच्चों को क्या शिक्षा दें, कैसे करें, कैसे हम उन पर ध्यान रखें। कहीं भी जो शुरुआत में ही कहीं भी नेगेटिव वो आ रहा है तो उसको समझा के दूर ले जाएं। और उसके लिए जरूरत है एक नियमित रूप से संवाद की। समाज में भी यदि आपके पड़ोस में भी कोई बच्चा किसी गलत संगति में फंस गया है, कोई गलत चीज है, तो उसके पेरेंट्स को बताएं और उसको समझाएं। और कई बार पेरेंट्स भी इस चीज को नेगेटिव ले लेते हैं कि ये कौन होते हैं हमारे परिवार में बोलने वाले, तो उतना टॉलरेंस हमको रखना पड़ेगा कि यदि कोई वास्तव में सही सिखा रहा है तो वो बात हम एक्सेप्ट करें और अपने बच्चों को और समझाएं। आज के तारीख में वो पेरेंटिंग नहीं चलेगी केवल बच्चों को 2 थप्पड़ मार दिए और वो समझ जाएंगे। हमें पेरेंटिंग के तरीके में भी सुधार लाना पड़ेगा और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे क्या एक्सेस कर रहे हैं और किस जगह जा रहे हैं। टीचर्स को भी देखना पड़ेगा कि बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है। ऐसे समाज के तौर पर हमको भी देखना पड़ेगा कि हमारे मोहल्ले में कौन बच्चा किस चीज में क्या कर रहा है, कैसा है। कभी भी जो हमारी, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसके घर ही घुस के बैठ जाएं, पर नॉर्मल आप निकल रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं बच्चा किसी गलत उसमें, तो बिल्कुल जरूर बताएं उसके पेरेंट्स को और कोशिश करें कि उसमें सुधार लाने की। तो इस तरीके से जब हम कलेक्टिवली एफर्ट्स करेंगे, सबसे पहले अवेयरनेस के, उसके बाद एनफोर्समेंट का हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। कहीं कोई सूचना ऐसी मिलती है तो बिल्कुल हमें पता है, हम उस पर सब्सटेंस अब्यूज पे सब पे बिल्कुल कार्रवाई करते हैं पिछले पहले की अपेक्षा, और हमने कार्रवाई में बढ़ाई भी है। हमने नेटवर्क्स भी पकड़े हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं। और तीसरी स्टेज आती है फिर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट और काउंसलिंग की, तो उसको भी कराएं। उस चीज में हमारे देश में अभी भी नेगेटिव माना जाता है इस चीज को, पर हमें थोड़ा वो सोचना पड़ेगा और काउंसलिंग या ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उसको निश्चित रूप से कराना पड़ेगा। लेकिन सर, ये परिवार की बात हो गई है, हर परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस प्रशासन की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमें अधिकतर देखने को मिलता है कि नॉर्मली एक कॉलेज और एक स्कूल का एक स्टूडेंट्स को पता करने में चंद घंटे लगते हैं कि ड्रग्स, कोकेन, नशे के जो भी सामान है वो कहाँ मिल रहा है। लेकिन वही हम दूसरे पक्ष को देखते हैं कि हमारी पुलिस प्रशासन, हमारी पुलिस, जिसे शहर की सारी निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे सारे शहर में क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है पता है, लेकिन उससे नशे का पता करने में, नशे के व्यापार का पता करने में कई महीनों लग जाते हैं। आप ये देखें कि कोई भी कार्रवाई उठा के देख लीजिए, पहले से हमने अधिक कार्रवाई की है और बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जहां से भी सूचना आती है हम बिल्कुल कार्रवाई, क्योंकि अधिकतर अपराध नशे की हालत में ही लोग करते हैं, नशे के कारण ही अपराध बढ़ते हैं। बिल्कुल ये है, नशे के कारण अपराध बढ़ते हैं और नशे की वजह से फिर नशे के इम्पैक्ट में भी अपराध होते हैं और नशा प्राप्त करने के लिए भी अपराध होते हैं। तो उस पर हम नियमित रूप से कार्रवाई भी करते हैं, अवेयरनेस भी करते हैं और एनफोर्समेंट भी करते हैं। और जानना चाहेंगे कि पुलिस फोर्स की ड्यूटी के साथ साथ आपके दैनिक जीवन में समय मिल पाता है या नहीं? अब मैं आपने पुलिस की ड्यूटी ही बात की है, तो मैं आपने जैसे बात की कि नशे पे पुलिस कर्मी नहीं देख पाते हैं, ये मैं आपसे कहूंगा कि एक दिन आप पूरे जिले से पुलिस हटा के आप करके बता दीजिए जिले को चलाए। मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आप करके बता दें, फिर बात की जाए कि पुलिस क्या करती है क्या नहीं। पहली चीज तो जी। दूसरी चीज ये कि हमारी पुलिस में जो है वो भी समाज से सब तरह के लोग हैं, बिल्कुल कार्य करते हैं वो, और कोई भी अन्य आप डिपार्टमेंट देख लीजिए उससे ज्यादा काम करते हैं। आज की तारीख में हमारे जिले की जितनी पॉपुलेशन है वो उसके कंपैरिजन में कितने हमारे पुलिसकर्मी और उनकी ड्यूटीज कितनी, वो भी हैं आखिर इंसान है। कोई ऐसा नहीं है कि सुपरमैन है या किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। तो जितने हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जितनी हमारी चीजें हैं, उसमें ये ट्रेड ऑफ भी करना पड़ता है कई बार कि किस चीज पे फोकस कब कर पाए, किस पर नहीं कर पाए, वो भी देखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप गिनाएं कि पुलिस की ड्यूटीज कितनी है, क्या क्या करती है पुलिस, आपने क्या देखा है। आपने जैसे बात की 2-4, ठीक है सही, एक आपने बात की नशे की, एक आपने बात की बच्चों वाली, एक की चोरी की, या एक कानून व्यवस्था। हमारे यहाँ बाढ़ आती है उसमें पुलिस सबसे आगे जाती है, ठीक है, पूरे। फिर कोई भी आपदा आती है बिल्कुल जाती है सबसे आगे होती है, कोई वीआईपी ड्यूटी होती है कोई, उसमें पुलिस सबसे आगे होती है।
ठीक है। कोई भी फेस्टिवल होता है उसमें पुलिस सबसे आगे खड़े होती है कि बाकी सारी जनता जो है वो फेस्टिवल को आनंद से मना सके, उसके लिए पुलिस सबसे आगे खड़े होती है। चाहे वो होली हो या दिवाली हो या न्यू ईयर हो या भारत पाकिस्तान का मैच हो, हाल ही में शिवरात्रि का त्योहार निकला है, उसमें सारे पुलिसकर्मी लगे थे। तो वो चीज अगर कोई घटना हो जाती जरूर आपको वो दिखता कि हाँ ये पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। ये बाकी पुलिस ने सारी पुलिस लगी थी, बिल्कुल चीज शांतिपूर्ण तरीके से हुई। तो ऐसी कई ड्यूटीज हैं, ट्रैफिक है, एक्सीडेंट प्रिवेंशन है, क्राइम प्रिवेंशन है, क्राइम डिटेक्शन है, फिर आरोपियों को सजा दिलाने का है, ठीक है, कोर्ट के वर्क हैं। तो कई ऐसी ड्यूटीज हैं जिसमें कि पुलिस काम करती है। तो कई बार होता है कि कोई चीज ये कि ध्यान नहीं दे पाए, वो चीज भी होती है। अब ये एक्सपेक्ट करना कि पुलिस जो है कि 1000 की पुलिस हमारी 18 लाख 20 लाख के जिले को कोई भी बिल्कुल क्राइम नहीं हो, तो ये मैं कहूंगा कि एक बेमानी है, ठीक है। और ये कोई भी ये कहे कि ठीक है इस रिसोर्सेज में करके जो है हमारी पुलिस जो है बिल्कुल हम इसमें कोई क्राइम नहीं होगा, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। जो रिसोर्सेज हैं, जो सारी चीजें हैं, जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, बिल्कुल हमारी टीम अच्छा कार्य करती है। और केवल मैं यहीं की नहीं कहूंगा, अन्य जगह भी पुलिस बिल्कुल प्रयास करती है। कोई नहीं चाहेगा कि आपके क्षेत्र में बड़ी चोरी हो या आपके क्षेत्र में कोई छोटा बच्चा घूम जाए या आपके क्षेत्र में छोटे बच्चे नशे के आदि हो, कोई नहीं चाहेगा। कोई भी इस बदनामी को नहीं ले जाना चाहेगा। तो बिल्कुल हम प्रयास करते हैं। तो और जो भी फीडबैक आते हैं उसके अकॉर्डिंग सुधारने का भी प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही स्वयंभू हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जहाँ आती है, जहाँ कमियां भी दिखती है, जहाँ हमारी या हमारे लोगों की गलतियां भी होती है, तो हम उसको बेहतर करने का भी प्रयास करते हैं। बाकी इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपके पास सूचना आती है अवैध गतिविधि की, तो वो हमको जरूर बताएं। हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं और प्रयास करेंगे कि कैसे भी विदिशा को और बेहतर जगह बना सकें और लोग यहाँ पर पीसफुल रह सकें। लेकिन सर एक चीज देखने को मिलती है, लाइन अटैच सजा है या फ्रीडम? क्योंकि लाइन अटैच के बाद सैलरी तो वही रहती है पुलिसकर्मी की, लेकिन नौकरी और टाइमिंग कम हो जाती है। देखिए ऐसा नहीं है कि नौकरी का टाइमिंग कम हो जाता है। नहीं, नौकरी जो होती है, जैसे अन्य जो ड्यूटीज रहती है, गार्ड ड्यूटीज रहती है, वो बड़ी मुश्किल रहती है, ठीक है। तो वहाँ आपको जब करनी पड़ती है, जैसे एक ड्यूटी है कि आपको, जैसे 2 ड्यूटीज है। एक ड्यूटी है कि आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या चल रहा है उधर। दूसरी ड्यूटी है एक ही स्थान पर खड़े होकर आपको कंटिन्यू 8 घंटे ड्यूटी। देखने में आसान लगता है कि वो तो खड़ा है, वो खड़े होकर कर लेगा, यहाँ तो हमको घूमना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, हम ज्यादा। लेकिन वास्तविकता में वो 8 घंटे लगातार एक स्थान पर ड्यूटी करना और वो फोकस मेंटेन रखना और खड़े रह के करना, वो ड्यूटी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो उसमें ड्यूटी और टफ हो जाती है, ना कि आसान हो जाती है। और सर आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया हो जहां निर्णय लेने में परेशानी आई हो किसी चीज को लेके? नहीं, देखिए ये चीजें कई ऐसी आती हैं कि सही क्या है गलत क्या है, इसके बीच की परिधि बहुत डिसाइडेड नहीं होती। जैसे धर्म संकट कहा जा सकता है। धर्म संकट भी कह सकते हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में जज कर लेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। जिसकी उम्र मान लीजिए जब वो गई थी 15 साल थी, अब उसकी 13 साल बाद उसको बरामद किया, अभी वो 28 साल की। अब उसका परिवार है, 2-3 बच्चे हैं उसके, उसका पति है। अब उस पे जो केस है, उसके केस के दौरान उसके पति को जेल, ठीक है, उसको जेल भेजना पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे फिर उसके बच्चे का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उस महिला का क्या होगा। तो ये भी सिचुएशंस आती है कई बार ऐसी कि जिसमें कई बार आपको लगता है कि कानून का पालन कराने में परिवार को या जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है बहुत। तो वो चीजें भी कई बार आती है कि उस सिचुएशन में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और कि जिसमें कानून का भी अक्षरता पालन हो, हमें ध्यान रखना है। तो वो भी हम देखते हैं।
कई ऐसे धर्म संकट आते हैं कई बार सोचने में। बाकी जो है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो सर्वे पर ही है, वो हमें पालन कराना पड़ता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कौन गलत है कौन सही है वो निर्णय करना बहुत टफ होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी फिर वेन करना पड़ता है कि कौन वास्तव में सही है, कौन ज्यादा सही है, या किसमें जो है कहेंगे कि इंटेंशन क्या थी पीछे। जैसे क्राइम के पीछे केवल एक्ट नहीं होता, एक इंटेंशन भी होती है। तो कई बार क्राइम किसी से हो जाता है, वो इंटेंशन नहीं होती बट क्राइम हो जाता है, तो वो चीजें भी देखनी पड़ती है। तो वो जब सिचुएशंस आती है वहां पर आपको इमीडिएट निर्णय लेना होता है, वो बड़ा टफ होता है, क्योंकि आपका जॉब ऐसा है जिससे आप डायरेक्ट लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कई बार ये होता है कि आपको देखना पड़ता है कि आप क्या सही करेंगे क्या गलत करेंगे। जैसे कॉलोनियल रूल का और अभी का एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, एक हमारे यहाँ घटना हुई। ठीक है, यहाँ पर तीपनाखेड़ा क्षेत्र में एक भगवान विष्णु का मंदिर था, कई साल पुराना था। ठीक है, तो उस मंदिर में एक प्रतिमा खंडित हो गई भगवान की। अब उस प्रतिमा को खंडित होने के बाद कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था। वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति भी बनी थी, गंभीर स्थिति भी बन सकती थी। अगर शायद हम ब्रिटिश एरा में होते, उस टाइम होते, जिन पर संदेह व्यक्त किया गया था उनको जेल में डाल दिया जाता। वो बहुत आसान तरीका। ठीक है, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। पुलिस एज ए फोर्स हम यूज करते हैं, ब्रुटलिटी दिखाते, वो चीज हो जाती। पर क्या उसमें उस व्यक्ति के साथ जो उसमें संलिप्त नहीं था वास्तव में, क्या उसके साथ कोई न्याय हो पाता? क्या हम अपनी अंतरात्मा को जवाब दे पाते? ठीक है, हमने थोड़ी चीजें झेली, टाइम लिया, 4 दिन 6 दिन ज्यादा लगे, पर हमने असली आरोपी जिन्होंने वो किया उनको पकड़ा। तो इसमें टाइम लगा, ठीक है। उसमें 2 चॉइस थी, एक आसान चॉइस थी जिसको अपन चुनते और आराम से बैठ के संतुष्ट रहते, पीसफुल रहती लाइफ। दूसरी मुश्किल चॉइस थी जिसमें आपको कई चीजें झेलनी थी, बट ये कि जो सही चॉइस थी, जो कानून के तहत थी, जो आपकी अंतरात्मा को कभी आपको जवाब नहीं देना पड़ता कि आपने गलत किया, तो वो मुश्किल चॉइस। तो इस तरह की चीजें भी आती है, बीच में आ जाती है, चुनना पड़ता है आपको कि आप क्या करेंगे। अब आपका क्वेश्चन जो आया था साइबर अपराध पे, साइबर अपराध निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये केवल हमारे जिले में ही नहीं या हमारे राज्य में नहीं, पूरे देश में एक बड़ा चैलेंज है। और वजह इसकी ये है कि जो बाकी अपराध है वो रिलेटिवली रीजन बेस्ड रहता है, लोकलाइज रहता है। साइबर अपराध जो है वो कहीं से भी किया जा सकता है। हो सकता है कि किसी दूसरे देश में बैठा है आरोपी और आपके साथ अपराध कर दे। तो इससे हमको जब पता चलता है तब तक अपराध हो चुका होता है। अपराध कई प्रकार से होता है, या तो किसी के पैसे चले जाते हैं, या फिर किसी की फेक प्रोफाइल बन जाती है और उससे कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तो और या फिर किसी से ठगी हो जाती है। ठगी विभिन्न प्रकार की हो सकती है। उसके एग्जांपल जैसे हमने कि पॉलिसी बेस्ड ठगी हो जाए, किसी ने आपको लालच दिया कि पॉलिसी आपको देंगे, आपको पॉलिसी नहीं दी, आपके पैसे ठग लिए। किसी ने ओटीपी बेस्ड फ्रॉड किया, आपसे आपका ओटीपी लिया, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। किसी ने आपको कोई इनवाइट भेजा, शादी का इनविटेशन भेजा। आजकल जो चल रहा है कि एक फाइल आती है, उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं, आपके फोन का एक्सेस सामने वाले के पास चला जाता है और उसके बाद सारे आप जो भी फोन से करते हैं वो स्क्रीन शेयर उसके हो जाती है। तो सामने वाला सारा आपके पासवर्ड, सारी आपकी जानकारियां वो देख लेता है। तो वो एक साइबर फ्रॉड का एक तरीका है। फिर कई तरीके होते हैं कि आपको गिफ्ट के लालच में कि फंसाया जाता है, वो है। फिर कई बार आपका जो फोटोज वीडियोज आप डालते हैं, उन फोटोज वीडियोज को एडिट करके मॉर्फ करके वो कहीं भेज दिया जाता है, आपके साथ ब्लैकमेलिंग की जाती है, वह भी एक साइबर अपराध का प्रकार है। फिर कई फ्रॉड ऐसे होते हैं जैसे कि बीच में जो बहुत बढ़ गए थे कि डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है, लोग बस
कोई पुलिसकर्मी या फिर कोई कस्टम का ऑफिसर या कोई अन्य ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर बन के ब्लैकमेल करते हैं और आपको अपनी बातों में फंसाते हैं और उसके बाद आपसे अपने अकाउंट की जानकारी लेते हैं और आपसे एक्सटॉर्शन करते हैं। तो ये चीजें विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। इसमें यदि आपके साथ कभी भी छोटा सा भी फ्रॉड हुआ है कोई भी, तो इमीडिएटली 1930 एक साइबर हेल्पलाइन है, उसमें बताएं ताकि हम उसको जो आपके पैसे यदि गए हैं तो उसको इमीडिएटली हम फ्रीज कर सकें। और भी कोई कंप्लेंट है इमीडिएटली हमारी जो साइबर सेल है या एसपी ऑफिस में या संबंधित थाने पर बताएं। साथ में बेसिक चीजें जो छोटी छोटी हमको ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि अपना पासवर्ड किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में या अपने मेल आईडी में नियमित रूप से चेंज करते रहें। फिर अपनी पर्सनलाइज्ड फोटोज या वीडियोस वो सोशल मीडिया पर न डालें। अपने सोशल मीडिया या अपने जो भी आपके अकाउंट्स हैं अलग अलग जगह के, उन पे आप 2 वे सिक्योरिटी भी रखें, उस पर ध्यान रखें। आपका जो बेसिक जानकारी है, आपका आधार नंबर, आपका लाइसेंस नंबर या आपका वोटर आईडी नंबर या आपका केवाईसी डिटेल, तो वो किसी को कोई फोन करके मांगता है या कुछ कहता है तो उसको ना दें। और अपने फोन में नियमित रूप से जो है अननेसेसरीली ऐप आप डालते हैं उनको ना डालें, जो आवश्यकता की एप्स हैं उनको रखें। और इसमें जैसे गूगल से अगर आप डाउनलोड करते हैं जिसमें प्ले प्रोटेक्ट अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको ना डाउनलोड करें। किसी अनऑथोराइज सोर्स से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। बेवजह की जो फाइलें हैं उनको डाउनलोड ना करें। ये बेसिकली सुरक्षा के ये कुछ चीजें हैं जिनसे मैक्सिमम आपके साथ फ्रॉड होना कंट्रोल हो जाएगा। फिर भी यदि कोई फ्रॉड हो जाता है तो इमीडिएटली आपको रिपोर्ट करें, बिल्कुल आपकी सहायता के लिए तत्पर है। तो ये थे विदिशा पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी जी सर, और हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सर स्टूडियो आए और जनता के जो भी सवाल थे उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता के साथ उन प्रश्नों के प्रति उत्तर दिए। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक को आप आज ही फॉलो करें।